Today we will learn about skeletal muscle relaxant. तो skeletal muscle relaxant are drug जो कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्केलेटल मसल का क्या करते हैं, पैरालिसिस करते हैं। ओके, अब हमें पता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं दो टाइप के, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक टाइप के। ठीक है, जो ये वाला रिसेप्टर है मस्करेनिक रिसेप्टर, इनको हम पढ़ते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स में, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक माइमेटिक्स, उधर का पोर्शन हो गया हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स पे। यहाँ जो निकोटिनिक ड्रग्स है वो हमारे रोल प्ले करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में। तो दो तरह के निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, एनएम रिसेप्टर और एनएम रिसेप्टर। एनएम रिसेप्टर पाए जाते हैं गैंग्लिया और एड्रिनल मेड्यूला में, और एनएम रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर तो क्लियर है। यहाँ हम एड्रिनल मेड्यूला की बात नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा वो गैंग्लिया पर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की। तो ये दो टाइप के होते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एक तो सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल से मतलब है कि ऐसे ड्रग्स जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क करके स्केलेटल मसल का क्या करते हैं, पैरालिसिस कर दें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो वो होते हैं कौन, सेंट्रल। ये स्पाज्म, मसल स्पाज्म को ब्रेक करते हैं, इसलिए स्पाज्मोलाइटिक होते हैं। देन पेरिफेरल, पेरिफेरल वो ड्रग्स होते हैं जो कि सपोज ये मसल है और ये न्यूरोमस्कुलर जन, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर मसल और न्यूरॉन के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ था। तो ये जो पेरिफेरल ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, न्यूरॉन से मसल पर जो ट्रांसमिशन हो रहा होगा एसिटाइल कोलिन का और न्यूरोट्रांसमीटर का, वो उस ट्रांसमिशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो कहाँ पर, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जबकि जो सेंट्रल थे वो क्या कर रहे थे, वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट कर रहे थे, कहाँ, सीएनएस पर। नाउ अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पाज्मोलाइटिक और सेंट्रल ड्रग का क्लासिफिकेशन ऐसे है कि इन्हें हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो मेफेनेसिन्स, देन सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, देन गाबा माइमेटिक्स एंड देन बेंजोडाइazepines। तो मेफेनेसिन में आते हैं कौन कौन से ड्रग्स, तो इसमें हो गया मेफेनेसिन, मेथोकार्बामोल, then carisoprodol, then chlorzoxazone and chlormazepinone। then आता है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में डाइजानेडीन, then गाबा माइमेटिक्स में बैक्लोफेन एंड थियोकोल्चिकोसाइड, और बेंजोडाइजेपाइन में आता है डायazepam और अदर बेंजोडाइजेपाइन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो इसका दो डिवीजन में हुआ इसका क्लासिफिकेशन, एक तो डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और दूसरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो डायरेक्ट एक्टिंग में कौन आता है, डेंट्रोलिन। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में कौन आ जाएंगे, इसको फर्दर डिवाइड किया गया कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में। देखो कॉम्पिटिटिव नाम से ही क्लियर है कि ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग से कॉम्पिटिशन कर रहा है। एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने से प्रिवेंट करेगा, किसमें, किससे, जो पोस्ट साइनेप्टिक में जो मसल्स में न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर हैं उस पर एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो बाय बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंड यहाँ पर हमारा डीपोलराइजेशन, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन कराएंगे डीपोलराइजिंग ड्रग्स, और फिर क्या होगा, मसल का रिलैक्सेशन होगा। कॉम्पिटेटिव फर्दर तीन इसका सब डिवीजन हुआ, तो एक तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में हमारा आता है डी ट्यूबोक्यूरारिन, सेमी सिंथेटिक में आता है क्यूरोनियम, और सिंथेटिक में आता है बेंजाइल सोक्विनिलीन। अब इसमें और ड्रग्स जो नेम आते हैं वो कौन है, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, डोक्साक्यूरियम, निवाक्यूरियम और मेटोक्यूरिन। देन आते हैं हमारे डीपोलराइजिंग में कौन, इसमें तो दो ही ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, सक्सिनाइल कोलिन और डेकामेथोनियम। तो ये हो गया हमारे पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब हम देखेंगे सेंट्रल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और पेरिफेरल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेंट्रल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाज्मोलाइटिक होते हैं, और पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं। बस डेंट्रोलिन ऐसा है जो कि पेरिफेरल है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, बट ये स्पाज्मोलाइटिक होता है। ओके, अब देखिए ये कैसे वर्क करते हैं, बाय इनहिबिटिंग पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अगर आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा याद हो कि ये सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये मसल है, मसल में यहाँ पर होता है मसल स्पिंडल, तो गामा मोटर न्यूरॉन और अल्फा मोटर न्यूरॉन जो थे वो इस पर वर्क करके मसल टोन और मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। अब अगर हमने इस रिफ्लेक्स को, इस आर्क को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो मसल टोन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
लेकिन वॉलेंट्री मूवमेंट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। टोन डिक्रीज होगी, वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब ये सेंट्रल मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो सम सीनस डिप्रेशन आएंगे, लाइक सिडेशन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। और ये जो ड्रग्स होते हैं उनको ओरल इंटेक इनका बेटर होता है। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मसल स्पाज्म है तो उसको ब्रेक करने के लिए, तो एक्यूट मसल स्पाज्म की कंडीशन में, क्रोनिक स्पास्टिक डिजीजेस लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पैल्सी में यूज कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यूज करते हैं, और टिटनेस में यूज कर सकते हैं। देन आता है पेरिफेरल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो अभी हमने बताया कि ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अब मसल में ट्रांसमिशन ही नहीं होगा, नर्व का स्टिमुलस ही नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। अब वो पैरालाइज है तो वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होगा, वॉलेंट्री मूवमेंट लॉस्ट। देन ये पेरीफेरी पे एक्ट कर रहा है तो सीएनएस के इफेक्ट नहीं आएंगे, और ये हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं, और ये सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कुछ ड्रग्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेफिनेसिन। तो अब आप पहले ये क्लासिफिकेशन देखिए, हम वन बाय वन ड्रग्स की बात करेंगे, हर कैटेगरी के एक ड्रग। जैसे ये मेफिनेसिन की बात करेंगे, इसमें टीजानीडीन की बात करेंगे, इधर बैक्लोफेन की करेंगे, और इधर डायजेपाम की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट मेफिनेसिन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को। अब इसका मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, क्या है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। जो ये रिलैक्सेंट होते हैं वो कहाँ काम किए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे काम किए। तो अब इन्होंने क्या किया, गामा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम कर दिया, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन किसको इनर्वेट करते हैं, मसल स्पिंडल, ये मसल है और यहाँ बीच में मसल स्पिंडल होते हैं, तो वहाँ जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं उसको इनर्वेट करते हैं गामा मोटर न्यूरॉन। तो जब रिलैक्सेंट ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क किया तो वो इन्होंने इसको क्या किया, इनहिबिट किया। अब इसके कारण जो स्पिंडल है उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ तो मसल की सेंसिटिविटी कम हो गई, सेंसिटिविटी कम हुई तो जो आई ए सेंसरी न्यूरॉन थे जो कि इनपुट कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड पर, उसका डिस्चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। वो कम हो गया तो अल्फा मोटर न्यूरॉन की फायरिंग कम हो गई। देन अब अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको इनर्वेट करते हैं, जो मसल का एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर है उसको इनर्वेट करते हैं। तो वो डिस्चार्ज कम हो गया तो इसका एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जो कि एक्चुअल मसल का क्या कराता था, कॉन्ट्रैक्शन कराता था। तो अल्टीमेटली मसल टोन कम हो गई। मसल टोन हम कम क्यों करना चाहते थे, कोई स्पास्टिसिटी की कंडीशन थी, उससे हमें रिलीफ चाहिए था, तो हमने ये वाले ड्रग्स दिए तो मसल टोन कम हुई और स्पास्टिसिटी से रिलीफ मिल गया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एक आर्क बनता है, या रिफ्लेक्स आर्क हमें कहना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंट्रल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो इसी पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं और मसल का क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं। तो ये आपको एक दिमाग में ओवरव्यू रखना है कि इस तरीके से ये मसल का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। अब इंडिकेशन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वही जहाँ हमें स्पाज्म की कंडीशन है उसको हमें रिलीफ चाहिए तो हम वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे लोकल मसल स्पाज्म एग्जांपल स्प्रेन टॉर्टिकोलिस में यूज़ कर सकते हैं, और स्पाज्मिन स्पॉन्डाइलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स कंडीशन में क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये वर्क कर जाए तो मसल वीकनेस हो जाएगी। अब हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और अटैक्सिया का रीज़न समझिए, ये भी एडवर्स कंडीशन में मिल सकते हैं। जैसे अटैक्सिया, क्योंकि ये सेंट्रल मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है, अटैक्सिया इसीलिए हो सकता है। देन ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया क्यों हो रहा है, देखिए जो ये ड्रग्स हैं वो सीएनएस पे वर्क कर रहे हैं, इसके कारण सिंपैथेटिक आउटफ्लो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो कंपेरेटिवली वेगल जो क्या कहना चाहिए, वेगल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। और सेम रीज़न इसका भी है कि हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंपेरेटिवली बढ़ गई है, तो इस कारण से क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, मेफिनेसिन की। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइजानिडीन की, ठीक है। आप इसको टीजानिडीन भी पढ़ सकते हैं एज ऑलवेज। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्रीसाइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, इंटर न्यूरॉन फायरिंग कम हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड पर इसने न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम कर दिया,
तो इंटरन्यूरॉन जो अपना आगे का डिपोलराइजेशन होता है वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, मसल का क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। और ये क्लोनिडीन जैसे इफेक्ट नहीं देता है, इस कारण से ब्लड प्रेशर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसका हम इसमें ही बात करें कि इस इंडिकेशन क्या क्या है, तो ये एक्यूट मसल स्पाज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, देन स्पास्टिसिटी इन सेरिब्रल पाल्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन सब कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्स कंडीशन में क्या क्या हमें एडवर्स रिएक्शन मिल सकते हैं, तो सिडेशन वही रीज़न है क्योंकि ये सीएनएस पे वर्क कर रहा है, हाइपोटेंशन और मसल वीकनेस, अभी जो मैंने सेम रीज़न बताया वही। देन आता है हमारा गाबा माइमेटिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्लोफेन की। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ये गाबा बी रिसेप्टर पर वर्क करता है। अब आपको ध्यान रखना है बैक्लोफेन वर्क करता है गाबा बी रिसेप्टर पर, जबकि जो डायज़ेपाम है वो वर्क करता है गाबा ए रिसेप्टर पर। ओके, अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो बैक्लोफेन क्या हो करता है, ये स्टिमुलेट करता है गाबा बी रिसेप्टर को। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, पोटेशियम का कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब कंडक्टेंस बढ़ गया तो पोटेशियम जो है वो आउट ऑफ द न्यूरॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे, इसके कारण क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। अब हाइपरपोलराइजेशन से होता क्या हमें पता है, डिक्रीज हो जाती है रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी। तो इसके कारण वही आगे की कुछ होगा ही नहीं। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे उनका रिलीज कम हो गया, तो इसके कारण वो इनहिबिट कर देंगे मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स को। अब वो रिफ्लेक्स नहीं तो वही डिक्रीज अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी, रिड्यूस मसल टोन और रिलीफ इन स्पास्टिसिटी। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंडिकेशन वही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्स रिएक्शन क्या मिल सकते हैं, सिडेशन, हाइपोटेंशन और मसल वीकनेस। देन हम बात करते हैं डायज़ेपाम की। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि जो जितने ये डायज़ेपाम क्या है, बेंजोडायज़ेपीन है, तो ये डायरेक्टली नहीं एक्टिवेट करता है गाबा रिसेप्टर को, और ये बल्कि इनडायरेक्टली करता है बाय इंक्रीजिंग द एफिनिटी गाबा की, गाबा रिसेप्टर के लिए। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होती है, वहाँ क्या हो रहा था, पोटेशियम चैनल का कंडक्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है, आउटफ्लो उसका बढ़ रहा था। यहाँ पर इसका क्या होगा, क्लोराइड आयन का इनफ्लो बढ़ जाएगा, तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, एंड इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन होगा तो वो इनहिबिटरी एक्शन करेगा, तो डिक्रीज कर देगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को, और इसके कारण वही मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, और इसके कारण क्या होगा, मसल का रिलैक्सेशन, और ये स्पाज्म को रिड्यूस कर देगा। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मसल स्पाज्म में हम उससे रिलीफ लेने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए और टिटनेस के केस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखिए हमने किसकी किसकी बात कर ली। ये था हमारे क्लासिफिकेशन। हमने बात की मेफेनेसिन की, हमने बात की टाइजिनेडीन की, हमने बात की बैक्लोफेन की, और अब हमने बात की डायज़ेपाम की। अब हम बात करेंगे डेंट्रोलिन की।